नमस्कार बच्चों। आज हम स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अध्ययन करेंगे और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को जानने से पहले हमें लोकतंत्र को जानना चाहिए कि लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है। और अब्राहम लिंकन की भाषा में बहुत सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। इसी प्रकार से यदि स्विस संविधान में हम देखें तो लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि स्विस व्यवस्था में कोई अन्य बात जनतंत्रीय व्यवस्था के अध्ययनकर्ता के लिए इससे अधिक शिक्षाप्रद नहीं है, क्योंकि उससे सहस्त्रों की आत्मा की झांकी मिलती है। उनके विचार व उनकी भावनाएं निर्वाचित निकायों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वित होती दिखाई देती हैं। तो यदि हम देखें तो लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। इसके साथ ही लोकतंत्र के जो प्रकार हैं, यदि हम उसको देखें तो लोकतंत्र दो प्रकार का हो सकता है। एक तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है, स्विट्ज़रलैंड जो है लोकतंत्र का घर है और ये सबसे पुराना लोकतंत्र है, क्योंकि इसमें वे समुदाय हैं जिनमें लोकप्रिय शासन उस समय से चला आ रहा है जब विश्व के किसी भी अन्य भाग में लोकतंत्र का कोई नामो निशान नहीं था। इसने लोकतंत्री सिद्धांतों का विकास किया है और यूरोप के किसी अन्य राज्य की अपेक्षा उन्हें अधिक दृढ़ता से लागू किया है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को हम देखें तो प्रजातंत्र की परिभाषा करते हुए लिंकन ने कहा था एक बार कि वह सरकार है जो जनता की हो, जनता के लिए हो और जनता द्वारा चलाई जाए। अमेरिका, जापान, भारत, फ्रांस तथा इंग्लैंड में जो है लोकतंत्र पाया जाता है, परंतु वहाँ पर अप्रत्यक्ष है। वहाँ पर जनता की सरकार है और जनता के लिए है, परंतु जनता द्वारा नहीं चलाई जाती। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब यह है कि राज्य व्यवस्था की जो नीतियां हैं उनका निर्माण एवं उसके संचालन के सिद्धांत समस्त नागरिकों की सामूहिक बैठकों अथवा सम्मेलनों में निश्चित हो। इस कार्य के लिए प्रतिनिधियों को मध्यस्थ या बिचौलिया न बनाया जाए। प्राचीन काल के यूनान और रोम के नगर राज्यों में ये प्रथा प्रचलित थी, क्योंकि वो नगर राज्य बहुत छोटे छोटे थे और उनकी जनसंख्या केवल कुछ हजारों में थी। वर्तमान युग में स्विट्ज़रलैंड के छोटे छोटे कैंटन में ही ये व्यवस्था जीवित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों के छोटे छोटे नगरों के स्वायत्तशासी निकायों में भी कुछ ऐसे ही उदाहरण मिलते हैं। स्विट्ज़रलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है क्योंकि वहाँ उसका व्यापक प्रयोग होता है। वहाँ जनता स्वयं कानूनों का निर्माण एवं नीतियों का निर्धारण करती है। स्विस नागरिक की स्थिति यह है कि वह स्वयं अपना स्वामी है और शासक उसके लिए केवल एक सेवक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रत्येक वयस्क नागरिक को राजनीतिक प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करता है तथा नागरिकों को राज्य की समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से अवगत कराता है। इसमें नागरिकों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है और वे शासन कला के प्रति चिंतन करने में सक्षम या कैपेबल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अर्थ हुआ। अब हम देखें कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो उपकरण हैं वो कौन कौन से हैं और स्विट्ज़रलैंड में वो किस सीमा तक पाए जाते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निम्नलिखित 3 उपकरण प्रचलित हैं। एक तो है लोकसभाएं, जिसे लैंडसीजमेंट कहा जाता है। दूसरा है जनमत संग्रह, रेफरेंडम, और आरंभक यानी कि इनिशिएटिव। तो सबसे पहले हम देखें तो लोकसभाओं के बारे में यदि हम देखें तो लोकसभाएं पहली कड़ी है जिसके द्वारा जो स्विस नागरिक हैं प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेते हैं। कैंटनों में लोकसभाओं के निर्माण तथा उनमें सीधे रूप से भाग लेकर करते हैं। इस प्रकार की लोकसभाएं जिन कैंटनों में हैं वहाँ कैंटनों के सब स्वतंत्र नागरिक
उन सभाओं के सदस्य होते हैं। इन सभाओं की वार्षिक मतलब एनुअल बैठकें होती हैं, जो साधारणतः उसी प्रकार कार्य करती हैं जिस प्रकार से एक देश की व्यवस्थापिका कार्य करती है। लोकसभाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अधिकार का प्रयोग केवल कैंटोनों में होता है। तो लोकसभाएं वहाँ पर कैंटोनों में हैं। दूसरा है इसके अंदर जन्म संग्रह। तो दूसरी विधि जो है, इसके द्वारा स्विस नागरिक प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अधिकार का प्रयोग करते हैं, वह है जन्म संग्रह। इसके माध्यम से लोग प्रत्यक्ष रूप से देश के संवैधानिक या अन्य साधारण प्रकार के कानूनों पर अपना मत प्रकट करके शासन कार्य में भाग लेते हैं। इनका प्रयोग केंद्र व कैंटन दोनों में होता है। और अगला है लास्ट तीसरा आरंभक, जिसे इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा स्विस नागरिक जो है अपने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नागरिक होने के अधिकार का प्रयोग करते हैं, वो है आरंभक। इसके माध्यम से लोग प्रत्यक्ष रूप से कानूनों के मसविदों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका प्रयोग भी केंद्र व कैंटन दोनों में होता है। यानी कि जन्म संग्रह और आरंभक ये उपकरण है जिसका प्रयोग स्विट्जरलैंड में केंद्र और कैंटन दोनों में किया जाता है, और लोकसभाएं केवल कैंटनों में होती हैं। केंद्र में जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, उपयुक्त तीनों तरीके स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम है। तीनों में से प्रथम अर्थात लोकसभाओं का प्रचलन केंद्रीय स्तर पर नहीं है, केवल जन्म संग्रह और आरंभ का प्रयोग केंद्रीय स्तर पर होता है। अब हम देखते हैं जन्म संग्रह के प्रकार। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो प्रयोग की पहली विधि है जिन्हें लोग केंद्र में काम में लाया जाता है, वह है जन्म संग्रह। जन्म संग्रह का जो अर्थ है वो हम समझ सकते हैं कि आवश्यक रूप से किसी से उसकी सहमति मांगी जाए, अर्थात व्यवस्थापिका द्वारा प्रस्तावित या पारित विधेयक पर जनता की सम्मति ली जाए। यदि मतदाताओं के बहुमत का उसे समर्थन मिल जाए तो वह स्वीकृत समझा जाए, अन्यथा अस्वीकृत। प्रोफेसर घोष के अनुसार जन्म संग्रह जनता का निषेधाधिकार है। यह एक अधिकार है जिसके द्वारा मतदाता व्यवस्थापिका द्वारा पारित संवैधानिक या कानूनी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हैं। जन्म संग्रह जो है दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार का जो है अनिवार्य जन्म संग्रह, और दूसरा होता है ऐच्छिक जन्म संग्रह। जो अनिवार्य जन्म संग्रह है, स्विट्जरलैंड में संविधान में संशोधन चाहे वो पूर्ण हो या आंशिक संशोधन तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि जन्म संग्रह द्वारा उसका समर्थन न हो। इसका उल्लेख जो है स्विस संविधान के अनुच्छेद 123 में किया गया है, और संघ का संशोधित संविधान या उसका कोई संशोधित अंश तभी क्रियान्वित हो सकेगा तब जब मत देने वाले स्विस नागरिकों का बहुमत तथा राज्यों का बहुमत उसे स्वीकार कर ले। तो संविधान की इस व्यवस्था का अर्थ है कि संविधान में कोई भी छोटा या बड़ा संशोधन हो, उस पर जन्म संग्रह अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। और संशोधन पर जन्म संग्रह होने पर दो प्रकार से उसका समर्थन होना चाहिए। पहला तो है मतदाताओं के बहुमत से समर्थन, और दूसरा है कैंटोनों के बहुमत से समर्थन। तभी जाके संविधान के अंदर कोई संशोधन किया जा सकता है। दूसरा है इसके अंदर ऐच्छिक जन्म संग्रह। तो वैकल्पिक जन्म संग्रह के नाम से भी इसको हम जानते हैं। वैकल्पिक जन्म संग्रह की व्यवस्था संघ के कानूनों के लिए सन 1874 में की गई थी। स्विस संविधान के 89वें अनुच्छेद के अनुसार संघ के सब कानून तथा सब पर लागू होने वाले सब अध्यादेशों के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें जन्म संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाए। यदि मत देने का अधिकार रखने वाले 30,000 स्विस नागरिक या 8 कैंटोनों के 30,000 स्विस नागरिक उसके विषय में ऐसी डिमांड करें, तो ऐसी मांग किए जाने के 90 दिन का समय निश्चित है, और किसी कानून का आदेश के प्रकाशन के 90 दिन के अंदर यदि ऐसी मांग कर दी जाती है तो उस फिर विषय पर जो है उस अध्यादेश पर जन्म संग्रह लिया जाता है। साधारणतः सभी कानून जिनके विषय में जन्म संग्रह की मांग की जाए जन्म संग्रह के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। केवल अध्यादेशों के विषय में ऐसी व्यवस्था है
कि यदि किसी अध्यादेश को व्यवस्थापिका आवश्यक तथा सब पर लागू न होने वाला घोषित कर दे तो उसके विषय में जन्म संग्रह की मांग नहीं की जा सकती। परंतु व्यवस्थापिका अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकती है। अतः सन 1949 की एक नई व्यवस्था के अनुसार ऐसे अध्यादेशों पर भी जन्म संग्रह की मांग की जा सकती है यदि जन्म संग्रह में जनता का बहुमत अध्यादेश के विरुद्ध हो तो वह अध्यादेश 1 वर्ष के लिए रद्द हो जाता है। अभय विधेयक के अतिरिक्त वैकल्पिक जन्म संग्रह की मांग उन संधियों पर भी की जा सकती है जो संघीय सरकार द्वारा अन्य देशों के साथ अनिश्चितकाल अथवा 15 वर्ष से अधिक समय के लिए की जाती हैं। तो वैकल्पिक जन्म संग्रह के लिए जो भी कानून, अध्यादेश या संधि प्रस्तुत की जाती है उसे क्रियान्वित तभी किया जा सकता है जब उसे स्विट्जरलैंड के उन मतदाताओं के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाए जो मतदान में भाग लें। तो ये है, इस प्रकार से जन्म संग्रह होता है वहाँ पर। तो जन्म संग्रह के हमने प्रकार देख लिए, अनिवार्य जन्म संग्रह और वैकल्पिक जन्म संग्रह। अब हम देखते हैं जन्म संग्रह के गुण। जन्म संग्रह के क्या गुण हैं? तो सबसे पहला है जन्म संग्रह जो जनता की वास्तविक इच्छा जान सकते हैं हम, इसलिए बोंजर ने इसे जन्म संग्रह को राजनीतिक स्थिति जानने का सर्वश्रेष्ठ बैरोमीटर कहा है। तो ये जनता की इच्छा जानने वाला बैरोमीटर है। दूसरा है इसके अंदर लोकप्रिय प्रभुसत्ता का जो सिद्धांत है, जन्म संग्रह द्वारा ही उसे हम इम्प्लीमेंट या मूर्त रूप प्रदान कर सकते हैं और इससे दलीय व्यवस्था के कुप्रभाव भी कम हो जाते हैं और संकीर्ण दलीय मनोवृत्ति कम होती है। स्विट्जरलैंड में जन्म संग्रह द्वारा व्यवस्थापिका की निरंकुशता पर नियंत्रण रखा जा सकता है। वहाँ कार्यपालिका के पास वीटो शक्ति नहीं है, अतः व्यवस्थापिका को नियंत्रित करने के लिए जनता का वीटो जरूरी है। इसी प्रकार से शासक एवं नागरिकों के बीच निकट संपर्क के जो स्थापित होता है वो जन्म संग्रह के माध्यम से ही होता है और जन्म संग्रह की व्यवस्था के कारण ही विधायिका हमेशा अलर्ट रहती है, सतर्क रहती है और सावधान रहती है, कहीं कोई उससे कोई गलती न हो जाए। अब अगला है इसके अंदर जन्म संग्रह के दोष। जन्म संग्रह के दोष के अंतर्गत हम यदि देखें तो पहला है इसके अंदर कि जो विधायिका होती है जनता का दर्पण होती है, लेकिन जन्म संग्रह के माध्यम से उसके द्वारा किए गए कार्यों को निरस्त किया जा सकता है जनता के द्वारा। इससे उसकी प्रतिष्ठा जो है कम होती है, उसकी जन्म संग्रह के कारण विधायिका की प्रतिष्ठा घट जाती है। विधायिका के सदस्य जो है विधायी कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, वे विधि निर्माण में कम रुचि लेते हैं। ड्यूक्स के शब्दों में जन्म संग्रह के कारण विधायिका परामर्शदात्री संस्था बनकर रह जाती है। दूसरा है इसके अंदर जन्म संग्रह द्वारा अंतिम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जनता पर डाल दी गई है और जनता जो है यथार्थ में वो अमूर्त होता है। तो इसमें हम उत्तरदायित्व निश्चित नहीं कर सकते कि अमुक विधि की सफलता और असफलता के लिए किसको उत्तरदायी ठहराया जाए। अगला तीसरा इसके अंदर विधि निर्माण द्वारा इतना जटिल कार्य है कि इसे सामान्य जनता नहीं समझ सकती। तो ये भी इसकी एक कमी है, जन्म संग्रह के दोष हैं, क्योंकि विधि निर्माण एक तरह से जनता के हाथ में चला गया है। जन्म संग्रह में विधेयक में संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई विधेयक या तो स्वीकार किया जा सकता है या फिर रद्द किया जा सकता है। पांचवा है इसके अंदर जन्म संग्रह बार बार मतदान में भाग लेने से जनता को मतदान में अरुचि हो जाती है और वे जन्म संग्रह के प्रति उदासीन व लापरवाह हो जाती है। तो ये जन्म संग्रह के दोष हैं। धन्यवाद।